सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे इस लॉकडाउन के समय में। आप सभी का काम है इस लॉकडाउन के समय का इतने अच्छे से यूज़ करना ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। ऐसा ना हो कि आप इस लॉकडाउन में पढ़े ना और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़े एग्जामों में। ठीक है, इसीलिए इसका पूरा यूज़ करें, क्योंकि अगर देश में सबसे ज़्यादा फायदा किसी को है लॉकडाउन का तो स्टूडेंट्स को ही है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग बाहर घूमने चले जाते थे, हमारा टाइम खराब होता था पढ़ाई का, लेकिन हम अब वो खुद से दिल से भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका यूज़ कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए। कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री में क्लासेस हैं, आप बड़े अच्छे से आराम से इन्हें ले सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए मत करिए, खुद तो देख सकते हैं आप। जितने स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी हैं, आप आसानी से बड़े आराम से वीडियो देखिए। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं नोट्स डालता रहता हूँ। ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। जो एनसीईआरटी की हमारी क्लासेस 7th और 8th उससे लिया गया है। इसी प्रकार हम कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी को आने वाले समय में बहुत ही जल्दी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संसद और राज्यसभा। संसद और राज्यसभा। सबसे पहले हम संसद पढ़ेंगे, उसके बाद हम राज्यसभा पर बात करेंगे। आखिरकार इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर किस प्रकार पूछे गए हैं। जो बोर्ड पर लिखा है सब कुछ एग्जामों में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा बहुत पूछा गया है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। जो मैंने बोर्ड पर लिखा है सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको ये एंड तक वीडियो देखना है। ऐसा नहीं है आप बीच में स्किप करके या छोड़कर चले जाएं, उससे कोई फायदा नहीं है। छोटी वीडियो है, आप इसे समय दे सकते हैं और आसानी से बैठकर देख सकते हैं। बस आपको ये वीडियो देखनी है, खाते समय देखिए, किसी भी समय देखिए, क्योंकि नोट्स की अगर आपको दिक्कत पड़ रही है तो आप आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो आपका एक ही काम बच जाता है, वो है वीडियो को बहुत आसानी से देखना, जो कि आप कर भी सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसद हमारी क्या है। संसद क्या है? देखिए, संसद जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है। संसद हमारी 3 चीजों से मिलकर बनी है। सबसे पहले हम संसद पर बात करेंगे, फिर हम जाएंगे किस पर? राज्यसभा पर। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोकसभा पढ़ेंगे, उसके बाद हम राज्यसभा पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों अंग जो हैं वो हमारे संसद के हैं। तो पहले हम संसद को खत्म करेंगे। संसद के अंतर्गत 3 आते हैं हमारे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे लोकसभा और उससे वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। तो हमारी संसद पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जो हमारी संसद है उसका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। अनुच्छेद 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक हमें वर्णन देखने को मिलता है किसका? संसद का। संसद का मतलब है कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जैसा कि 79 से शुरू होता है हमारा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तक जाकर खत्म होता है हमारा आर्टिकल 122। ठीक है, तो ये संबंधित है हमारे संसद से। और संसद हमारा कौन से भाग में है? तो संसद हमारा भाग 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, जो हमारी राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है, लोकसभा हमारी आर्टिकल 81 के अंतर्गत आती है और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 52 से शुरू होता है। ठीक है, आर्टिकल 52 के अंतर्गत आते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। जो हमारी राज्यसभा है उसमें सभापति होता है, उसके बाद उपसभापति होता है। इसकी ही तुलना हम अगर लोकसभा से करें तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है सभापति की जगह और उपसभापति की जगह होता है उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय हमारे लोकसभा और राज्यसभा में आ सकते हैं उसे संबोधित करने। ऐसा नहीं है कि वो उसकी हर एक कार्यवाही में भाग लेंगे, लेकिन वो कभी भी आ सकते हैं संसद के अंतर्गत, उन्हें खुली छूट है, कभी भी आ सकते हैं वो। लेकिन साल में कितनी भी बार आ सकते हैं, साल में कितनी भी बार आ सकते हैं, लेकिन 2 बार मिनिमम आना पड़ेगा, 2 बार मिनिमम आना पड़ेगा। और दोनों बार आने के लिए उनके बीच में जो अंतर हो 6 महीने से कम हो। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति से संबंधित 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से हम कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर।
ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, बाई का मतलब है द्वि, ठीक है ना, दो, बाई का मतलब आप जानते हैं दो, और लेजिस्लेचर का मतलब है विधानमंडल, ठीक है। तो यानी द्विसदनीय विधानमंडल। लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से हम बाइकैमिनल लेजिस्लेचर कहते हैं। इसका मतलब है द्विसदनीय विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब है जहां पर कानून बनने के लिए विधेयक आता हो, जहां पर कानून बनने के लिए विधेयक आता हो उन्हें कहते हैं हम विधानमंडल, ठीक है। द्विसदनीय का मतलब है दो सदन है इसमें, कौन कौन से, हमारे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें हमारा विधेयक आता है कानून बनाने के लिए, लेकिन जब वो विधेयक दोनों से पास हो जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, उसके बाद पहुंचता है हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय इस पर यस या नो करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन राष्ट्रपति जी के पास कुछ सीमित शक्तियां होती हैं, अधिकतर उन्हें शक्तियों में हाँ ही कहना पड़ता है, और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो कानून बनता है। यही कारण है राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के पार्ट होते हैं ना ही राज्यसभा के पार्ट होते हैं। यदि वो इन दोनों में से एक के पार्ट होते तो उन पर कोई ना कोई दबाव जरूर होता कि इस पर साइन करने हैं या नहीं करने हैं। ऐसा होता कि लोकसभा के सदस्य होते, अगर राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के सदस्य होते तो 100% लोकसभा से तो कानून पास हो ही जाता, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय साइन जरूर करते क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं, और जब लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा का एक दबाव रहता। इसीलिए उन्हें फ्री रखने के लिए, उन पर कोई दबाव ना हो, इसीलिए राष्ट्रपति महोदय पर उन्हें अलग रखा जाता है लोकसभा और राज्यसभा से। लेकिन वो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, हर एक कार्यवाही में नहीं, लेकिन साल में उन्हें 2 बार जरूर आना पड़ेगा, और दोनों के बीच में 6 महीने से कम का अंतर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो कितनी भी बार आ सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करने। अगर दोनों के बीच, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है, मान लीजिए लोकसभा है और ये हमारी राज्यसभा है, ठीक है ना, ये राज्यसभा है, यदि दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे, दोनों को संयुक्त बैठक बुलाएंगे। यहाँ पर लोकसभा को बैठाया, यहाँ पर राज्यसभा को बैठाया। बुलाने का काम हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, यानी स्पीकर करेंगे, ठीक है। स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। ये पावर कुछ होती है हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाता है, किसी ऐसे बिल पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, लेकिन वो देश हित का विषय है, या फिर ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने उस पर बहुत ज्यादा बवंडर मचा दिया। तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए, इनके बीच इस मतभेद को कम करना चाहिए। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाएंगे, उन दोनों को पास में बैठाएंगे, भाई तुम बैठो पास में और अपनी परेशानी बताओ, तुम्हें परेशानी क्या है। बुलाने का काम, यानी उन्हें आमंत्रित करने का काम राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन उसकी अध्यक्षता, निर्णय जो लिया जाएगा उसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। जैसे कि इस समय पर कौन है, ओम बिरला महोदय है, वो करेंगे अध्यक्षता। संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाएगा वो तो बुलाया जाएगा रामनाथ कोविंद के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो ओम बिरला जी करेंगे, ठीक है। ये था हमारा, और हमारा जो ये है क्या कहते हैं इसे, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है दोनों का, ये आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है संयुक्त अधिवेशन, जो कि लोकसभा राज्यसभा का राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो ये था हमारा कुछ संसद से संबंधित बिंदु। अब हम देखते हैं राज्यसभा पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो यही आती है कि राज्यसभा हमारी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो राज्यसभा जो है हमारी आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है, यानी आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है, जिसे हम अपर हाउस, उच्च सदन या एल्डर्स हाउस कहते हैं, यानी जो हमारे बड़े हैं उनका सदन, ठीक है। इसके 3 नाम आपको मुख्य रूप से 3 नाम याद रखने, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपर हाउस, हिंदी में उसका मतलब वो उच्च सदन या फिर उच्च सदन, या फिर बड़ों का सदन यानी एल्डर्स हाउस। ये 3 नाम है हमारी राज्यसभा के। तो क्वेश्चन यहां से यही बनेगा, सबसे पहला कि आर्टिकल किसके अंतर्गत हमारी राज्यसभा आती है, तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत यानी 80 के अंतर्गत हमारी राज्यसभा आती है। और क्या क्या कहा जाता है, अपर हाउस, उच्च सदन, बड़ों का सदन या एल्डर्स हाउस, ये इसके 3 नाम हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, यानी राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। हमें पता है जिस प्रकार
लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं हमारे, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। उसी प्रकार जो हमारे राज्यसभा होती है, राज्यसभा में जो अध्यक्षता करते हैं उसे कहते हैं सभापति, और सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो 1952 में हमें पता है कौन हमारे उपराष्ट्रपति थे। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में हमारे उपराष्ट्रपति थे। और हमें पता है जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, यानी वो उनके जो हमारी कार्यवाही चलेगी उसकी अध्यक्षता करेगा। तो यही कारण था जब हमारी पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को, जो उसकी अध्यक्षता की वो किसने की? उस समय के जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उसकी अध्यक्षता की। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उसकी अध्यक्षता की थी, जो कि उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है राज्यसभा नाम कब पड़ा? यानी इसको पहले वायसराय हाउस के नाम से, वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। तो इसका नाम सर्वप्रथम राज्यसभा कब पड़ा? राज्यसभा कब पड़ा? तो इसका नाम सर्वप्रथम राज्यसभा 24 अगस्त 1954 को पड़ा। उससे पहले इसका नाम राज्यसभा नहीं था। इसका जो वर्तमान नाम हमें देखने को मिलता है राज्यसभा, उसका जो नाम पड़ा वो पड़ा हमारा 24 अगस्त 1954 को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा नाम हमारे अपर हाउस, यानी अपर हाउस उच्च सदन का नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो आपका आंसर होगा 24 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सीटें कितनी होती हैं। जिसमें मैक्सिमम सीटें होती हैं वो होती हैं 250। कितनी? 250। देखिए 250 का विभाजन किस प्रकार होगा। जो हमारी 250 होंगी उसमें से जो हमारे 12 सदस्य होंगे उनका मनोनयन जो होगा वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाएगा। तो आप देखिए 250 में से आप 12 घटा दीजिए तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा हमारा 238। ठीक है ना, 238। जो हमारे 238 होंगे वो राज्यों की विधान सभा और यूटी से लिए जाएंगे। ठीक है ना। और जो हमारे 12 होंगे उनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। किस आधार पर किया जाएगा? तो हमारे आधार होंगे साहित्य से लिए जा सकते हैं, ठीक है, कला से लिए जा सकते हैं, जो कला से संबंधित व्यक्ति हो, जो विज्ञान से संबंधित व्यक्ति हो उसे लिया जा सकता है, और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति को वो मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। टोटल सीट होती है 250 मैक्सिमम। वर्तमान में इतनी नहीं है, वर्तमान में 245 हैं। ठीक है, मैक्सिमम 250 हो सकती हैं, जिसमें से 12 हटा दीजिए आप। जितनी भी वर्तमान में हो या कभी भी हो उसमें से 12 हटा दीजिए। जो शेष बची वो जो होंगी वो हमारी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य आएंगे उसमें, और हमारी यूटी के सदस्य आएंगे, यानी यूनियन टेरिटरीज के सदस्य आएंगे। जो 12 हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और किस आधार पर? तो वो साहित्य, कला, विज्ञान व सामाजिक कार्यों से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? तो आपका आंसर होगा वो करते हैं 12 सदस्यों का मनोनयन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं मैक्सिमम? तो आपका आंसर होगा 250। 250 में से 12 सदस्यों का मनोनयन तो कर दिया राष्ट्रपति महोदय ने। जो 238 होंगी वो हमारी राज्यों की विधानसभाओं और यूनियन टेरिटरीज से ली जाएंगी। और यूनियन टेरिटरीज यानी संघ जो क्षेत्र है हमारे, वो भी 2 हैं, उसमें 2 शामिल हैं। कौन कौन से? दिल्ली और पांडुचेरी 2 ही शामिल हैं। यहीं से हमारे सदस्य आते हैं। बाकी जो हमारी जितनी भी यूटी हैं उनसे कोई भी सदस्य नहीं आता है, सिवा 2 के। कौन कौन सी 2? वो है दिल्ली और पांडुचेरी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा योग्यता। देखिए योग्यता नॉर्मल आप सभी जानते हैं कि योग्यता पागल दिवालिया ना हो, वो भारत का नागरिक हो, वो सभी अर्हताएं रखता हो। ठीक है, वो सभी अर्हताएं रखता हो जो कि संसद मांगती हो। ठीक है, उस पर कोई मुकदमा ना चला हो, पागल दिवालिया ना हो। तो ये सभी तो आपको नॉर्मल याद रखनी है, ये सभी को याद भी होंगी। ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि योग्यताएं जो हैं राज्यसभा के सदस्यों की, जो योग्यताएं हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? तो आपको याद रखना है वो है आर्टिकल 84 के अंतर्गत आती है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं। और उसकी एज कितनी हो चाहिए? एज होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है ना, एज होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। यदि 30 वर्ष की एज पूरी करता है
कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले तो उसे 30, मान लीजिए सभी अर्हताएं पूरी रखता है लेकिन उसकी एज ही 30 नहीं है, तो वो किस प्रकार चुना जाएगा? तो कम से कम 30 वर्ष तो अपनी उम्र रखता हो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो क्वेश्चन यहां से दो पूछे जाएंगे कि योग्यताएं जो है हमारी राज्यसभा के सदस्य बनने की वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? तो आपको याद रखना वो है आर्टिकल 84। और उम्र कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए? तो एज होनी चाहिए हमारी 30 वर्ष, ठीक है ना, 30 ईयर। नेक्स्ट है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन पद्धति से पहले हम समझ लेते हैं जो राज्यसभा में सीटें हैं वर्तमान में वो कितनी है। जो राज्यसभा में वर्तमान में सीटें हैं वो है 245। यदि आप 245 में से 12 घटा देंगे जो कि राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, उसके बाद बची हमारी 233। ये 233 सीटें ही हमारी राज्यों की विधानसभाओं और यूटी से आती हैं। यूटी भी दो, कौन कौन सी? दिल्ली और पांडुचेरी, मात्र दो ही यूटी हैं हमारे जिनसे राज्यसभा की सीटें आती हैं, दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है ना। इन दो से ही हमारी राज्यसभा की सीटें आती हैं, ठीक है। वर्तमान में 245 है और जिसमें से 12 हमारे राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। 233 वर्तमान में हमारी किससे आ रही हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं, और 2 यूटी हमारी दिल्ली और पांडुचेरी से आ रही हैं। अब देखते हैं निर्वाचन पद्धति। देखिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पद्धति यूज की जाती है वही पद्धति का यूज किया जाता है यहाँ पर भी। कौन सी पद्धति है? वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 3 लोग खड़े हुए, मान लीजिए 3 लोग खड़े होते हैं इस प्रकार, राष्ट्रपति पद के लिए 1, 2 और 3, 3 लोग हमारे खड़े हुए राष्ट्रपति पद के लिए। अब मैं वोट डालने गया, मान लीजिए मैं एमएलए हूं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी मैं एमएलए हूं, मैं किसी यूपी की विधानसभा से चुना हुआ हूं, विधानसभा से चुना हुआ हूं, ठीक है। अब मुझे वोट डालनी है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वोट डालकर आ जाऊंगा जैसा कि आज आप इस समय पर करते हैं, किसी एक सदस्य को वोट देकर आ जाते हैं। नहीं, मुझे प्रेफरेंस देनी होगी। मान लीजिए मुझे वोट देनी है व्यक्ति नंबर 1 को, तो मैंने 1 नंबर डाला इसे, और अब मुझे इन दोनों को भी वोट देनी होगी, लेकिन क्रम देना होगा। यानी मुझे दूसरे पर कौन सा पसंद है, जैसे कि मुझे दूसरे पर ये पसंद है तो मैंने दूसरी वोट इसे दी सेकंड नंबर पर, और तीसरे पर मुझे दूसरे वाला व्यक्ति पसंद है तो तीसरे पर मैं इसे दूंगा। जैसा कि आपके पास जब फॉर्म भरते हो तो पोस्ट प्रेफरेंस होती है, यानी मान लीजिए 10 पोस्ट है और 10 की 10 आपको भरनी है, तो आप पहली पोस्ट तो वो भरेंगे जो आपको पसंद होगी, बाद की वो भरेंगे जो आप, जैसे आपका मन होगा देने का मन, क्योंकि भरनी जरूरी है तो आप उसी क्रम में उसे देते चले जाएंगे। तो यही है हमारी क्या चीज? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसे ही कहते हैं। यानी हमें एक मत के आधार पर, यानी हमें सबको प्रेफरेंस देती जानी है। ऐसा नहीं है किसी को हम छोड़ देंगे। यदि 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं तो हमें चारों को वोट देनी है। सीधे शब्दों में ये समझिए आप कि आपके पास, यदि आप किसी फॉर्म को भरने जाते हैं, आपके पास ये है, आपका फाइनल मेरिट लगनी है, अगले दिन आपकी ज्वाइनिंग है, आपको 3 पोस्ट भरनी है, ठीक है, तीनों पोस्ट भरनी जरूरी है तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए पोस्ट 2 बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप इसे 1 देंगे प्रेफरेंस। पोस्ट 3 जो है उसके बाद है तो आप इसे 2 देंगे, और पोस्ट 1 जो है हमारी वो सबसे बेकार पोस्ट है तो आप इसे 3 देंगे, लेकिन भरेंगे जरूर। तो यही है हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। यानी 3 लोग खड़े होंगे तो हम तीनों को देंगे वोट, तीनों को देंगे, लेकिन उसे एक क्रम में देंगे कि पहले पे हमें कौन पसंद है, दूसरे पे कौन पसंद है और तीसरे पे कौन पसंद है, ठीक है। ये हमारी पद्धति। और जैसे कि राज्यसभा के सदस्य जो होंगे चुनकर जो आएंगे वो अपने पीछे कुछ जनताओं का प्रतिनिधित्व लेकर आएंगे। मान लीजिए जो हमारे एक सदस्य है, मान लीजिए एक सदस्य है हमारा, उसके जो वोटों की, मतलब उसके जो पीछे लोग हैं उसकी संख्या 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, 1 लाख है, और इसकी वैल्यू हमारे 2 रुपए है, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आता है जो सेकंड सदस्य है, वो आया और उसके पीछे जो जनता है, उसके पीछे जो जनता चुनकर आ रही, जिस क्षेत्र से वो चुनकर आ रहा है, वहां पर वोटिंग जो पोलिंग थी वो 2 लाख लोगों की थी। कितने? 2 लाख लोगों की थी। लेकिन सरकार ने ये कह रखा है कि 1 लाख जो लोग लेकर आएगा उसकी वैल्यू 2 रुपए होगी। तो समझ लीजिए जो
जो दूसरा सदस्य है जो कि 2 लाख जनता से चुनकर आ रहा है उसकी वैल्यू 4 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, इसके वोट की ज़्यादा वैल्यू होगी जब ये इसको वोट देगा, जब राष्ट्रपति को वोट देगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जो ज़्यादा जनसंख्या से चुनकर आएगा, जो ज़्यादा जनसंख्या से चुनकर आएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी राष्ट्रपति के वोट के लिए। मान लीजिए कोई 50,000 लोगों से ही चुनकर आ रहा है, ठीक है, 50,000 लोगों से चुनकर आ रहा है, उसने राष्ट्रपति को वोट दे दी, और कोई 5 लाख लोगों से चुनकर आ रहा है तो उसने भी राष्ट्रपति को वोट दे दी, दोनों की वोट बराबर हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि वो 50,000 से चुनकर आ रहा है लोगों से और दूसरा 5 लाख से चुनकर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वोटों की वैल्यू कभी बराबर नहीं होती है, बल्कि उन्हें उस क्रम में अनुपात दे दिया जाता है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 रुपये रहेगी तो इसकी वैल्यू 4 रुपये रहेगी, जब ये वोट देगा तो उसी रुपये में काउंट हो जाएंगी ये वोटें भी, ठीक है, इसी अनुपात में काउंट होंगी ये वोटें। ऐसा नहीं होगा कि इसने वोट दे दी इसकी वोट 1 मानी जाएगी, नहीं, इसकी वोट इसके तुलना में आधी मानी जाएगी, इसकी वैल्यू इसके तुलना में आधी मानी जाएगी, इसकी दुगनी मानी जाएगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। थोड़ा सा अटपटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। राज्यसभा में जाने के लिए हमें 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता पड़ती है। 10 प्रस्तावकों का मतलब है, मान लीजिए मैं विधानसभा का सदस्य हूं, मान लीजिए मैं विधानसभा का सदस्य हूं, ठीक है। सबसे पहले अच्छा जो एग्जांपल है वो ये है कि मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, क्लास है और क्लास टीचर कौन हुआ? विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष। यदि मुझे मॉनिटर बनना है तो कम से कम 10 क्लास के स्टूडेंट लिख कर दें कि हाँ मुझे मॉनिटर बना दिया जाए, तब मैं मॉनिटर बनूंगा। तो वही होता है जब हम राज्यसभा के लिए चुनकर जाते हैं। मान लीजिए विधानसभा है यानी हमारी ये क्लास है, ठीक है, इसमें क्या है? विधानसभा के सदस्य हैं यानी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसमें से यदि एक व्यक्ति को इसको किसमें जाना है? राज्यसभा में जाना है, ठीक है, राज्यसभा में जाना है। तो इस क्लास के 50 स्टूडेंट्स में से 10 यदि ये लिख कर दे दे, 50 में से 10 यदि ये लिख कर दे दें कि इसे राज्यसभा में भेज दिया जाए, तब हमारे जो क्लास टीचर होंगे यानी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे वो हमें राज्यसभा में भेज देंगे। तो वो 10 जो व्यक्ति हैं जो लिख कर देते हैं उन्हें कहते हैं प्रस्तावक। तो हमें राज्यसभा में जाने के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यकाल। जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यदि कोई सदस्य राज्यसभा के लिए चुना गया है तो उसकी जो सदस्यता खत्म होगी वो 6 वर्षों के बाद खत्म होगी। इसे स्थायी सदन कहा जाता है। इसका कारण ये है कि जो इसके सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य त्यागपत्र दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं और उतने ही सदस्य वापस ले लिए जाते हैं, उतने ही सदस्य वापस चुन लिए जाते हैं। जितने गए उतने आ गए, यानी उनका जो जितने लोग थे, जितने सदस्य थे उतने गए उतने वापस आ गए, इसीलिए कुछ भी कम नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं इसे राज्यसभा को हम स्थायी सदन। जबकि लोकसभा में क्या होता है, जब लोकसभा में चुनाव आने वाले होते हैं, चुनाव हो रहे होते हैं, लोकसभा के प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे होते हैं, उस समय पर लोकसभा जो हमारी भंग हो जाती है, इसीलिए वो हमारे स्थायी सदन नहीं है, जबकि ये स्थायी सदन है। इसका स्थायी सदन होने का एक कारण और है, क्योंकि इसमें चुनाव नहीं कराना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें बस मनोनयन होता है सदस्यों का कि विधानसभा से लिख कर दे देते हैं 10 सदस्य इसे राज्यसभा के लिए भेज दीजिए, तो वो हमारे भेज दिए जाते हैं। इसलिए ज़्यादा समय लगता नहीं है। जब 1/3 सदस्य हमारे त्यागपत्र दे देते हैं तभी 1/3 सदस्यों को दोबारा बुला लिया जाता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं हम स्थायी सदन। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है शपथ। जो हमारे राज्यसभा के सदस्य होंगे उनको शपथ दिलाने का कार्य हमारे राष्ट्रपति महोदय का होगा, यानी उन्हें शपथ जो दिलाएंगे वो हमारे राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति यानी जो हमारी मेजोरिटी होती है, जिसे हम कहते हैं कोरम, ठीक है। यदि मान लीजिए 300 सदस्य हैं तो जो कोरम होगी वो 1/10 होगी, यानी यदि 30 सदस्य हमारे उपस्थित हैं तभी हमारी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। ना कि राज्यसभा बल्कि लोकसभा की कार्यवाही भी जब शुरू होती है जब कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य उस समय पर प्रेजेंट हों, तभी हमारी कार्यवाही शुरू होगी। यदि 29 सदस्य हुए 300 में से तो कार्यवाही नहीं होगी। यदि 30 सदस्य और 30 से ज्यादा हुए तभी हमारी कार्यवाही शुरू होगी। ये कहता है हमारी गणपूर्ति। नेक्स्ट देखते हैं वो है शक्तियां। शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले जो है वो है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 देखिए 3 सूची होती है हमारी, राज्य सूची, ठीक है, संघ सूची और संवृत्ति सूची।
समवर्ती सूची। जो हमारी राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। जो संघ सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। जो समवर्ती सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है। किसका? राज्य और केंद्र दोनों का होता है। अनुच्छेद 249 कहता है यदि राज्यसभा के 2/3 सदस्य हैं, यदि राज्यसभा के 2/3 सदस्य ये कह दे कि ये जो विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इस पर जो कानून बनाया जाए वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाए, तो जो उस पर कानून बनाया जाएगा वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। किस प्रकार? मान लीजिए कोई ऐसा विषय है, पर्यावरण का ही कोई विषय है जो कि हमारा किसके अंतर्गत, कोई शिक्षा का विषय मान लीजिए, शिक्षा का विषय है जो कि हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन 2/3 सदस्यों ने इसे पास कर दिया राज्यसभा के कि इस पर कानून केंद्र बनाए, तो शिक्षा पर कानून राज्य सरकार ना बनाकर केंद्र सरकार बनाएगी। यह कहता है हमारा अनुच्छेद 249। नेक्स्ट देखते हैं, वो है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। यदि हमें कोई नई अखिल भारतीय सेवा लेकर आनी हो, ठीक है, देश में लानी हो नई अखिल भारतीय सेवा, तो उसके अंतर्गत जो विधेयक आएगा सबसे पहले वो राज्यसभा में आएगा। ठीक है, कोई भी विधेयक आएगा वो राज्यसभा में आएगा। जैसे IAS है, IPS है, IFS है, इस प्रकार की कोई भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यदि उन्हें लेकर आना है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, तो उसके लिए जो विधेयक आएगा सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये सदन के सदस्य नहीं होते, यानी ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हमारे उपराष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन इन्हें वेतन दिया जाता है। लेकिन वेतन इन्हें किस रूप में दिया जाता है? इन्हें वेतन सभापति के रूप में दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि वो जो कार्य करते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में, उसके रूप में उन्हें वेतन दिया जाता है। और वेतन कितना दिया जाता है? जितना हमारा लोकसभा अध्यक्ष को मिलता है, जितने हमारा लोकसभा अध्यक्ष को मिलता है उतना इन्हें वेतन दिया जाता है। ठीक है, जितना इन्हें लोकसभा अध्यक्ष को मिलता है उतना वेतन दिया जाता है। और इन दोनों के पद की वैल्यू इक्वल होती है, यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं और हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, दोनों की पद की वैल्यू बराबर होती है। उसके बाद आते हैं हमारे उपसभापति। देखिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति या फिर सभापति होते हैं, इनका निर्वाचन ऐसे ही होता है जैसे कि राष्ट्रपति महोदय का होता है। लेकिन जो हमारे उपसभापति होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो जो हमारे राज्यसभा में बैठे सदस्य हैं वो करते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, वो वोट डालते हैं। और किसका चुनाव करते हैं? तो उपसभापति जी का चुनाव करते हैं। जो उपसभापति जी की वैल्यू होती है वो हमारी कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है किसकी? उपसभापति की वैल्यू। ठीक है, इतना ही इन्हें वेतन दिया जाता है जितना वेतन एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है। यदि हमारे उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति उपस्थित नहीं है, तो जो हमारी अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? राज्यसभा की, वो उपसभापति करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति यानी सभापति और उपसभापति दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है, तो राज्यसभा की जो कार्यवाही की सदस्यता करेगा यानी उसकी अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? वो व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति करेगा। यानी राष्ट्रपति महोदय के पास ऑप्शन जाता है कि आप किस व्यक्ति को चुनेंगे राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए जो हमारे उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके पास ना वो राज्यसभा के सदस्य तो होते नहीं है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य उन्हें नहीं माना जाता है, ना ही उन्हें इस रूप में वेतन दिया जाता है। मतलब वेतन उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं माना जाता है। जब सदस्य नहीं माना जाता है तो उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन में वो वोट दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब दोनों मत इक्वल हों, यानी 300 वोट डलनी है। यदि किसी विषय पर 150 एक हाँ में गई, राइट में गई और 150 रॉन्ग में गई, तो तब उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति जो होंगे वो अपनी वोट देकर उसका निर्णय निकाल सकते हैं। तो ये शक्ति होती है हमारी उपराष्ट्रपति के हाथ में, यानी सभापति जो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके हाथ में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा संसद और उसके बाद हमने बात की किस पर? राज्यसभा पर।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम पॉलिटी को बहुत छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते रहेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करते रहेंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से रिवीजन करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब क्वेश्चन वगैरह के लिए लेके आऊं तो आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकें इनसे रिलेटेड जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, मैं वीडियो लाता रहूंगा। आपका काम है वीडियो को शेयर करना, आज चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से कीजिए रिवीजन। थैंक यू।